डॉक्टर हर्बर्ट रॉबर्ट्स की बुक द प्रिंसिपल एंड आर्ट ऑफ क्योर बाय होम्योपैथी से आज पढ़ते हैं चैप्टर 14 सोरा और डेफिशिएंसी। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, फ़िलॉसफ़ी की लैंग्वेज अक्सर घुमावदार हो जाती है। हमने कोशिश की है कि हम यथासंभव डॉक्टर रॉबर्ट्स की ओरिजिनल लैंग्वेज पर बने रहें, लेकिन जहाँ भाषा थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है वहाँ हमने कुछ छोटे छोटे पर्सनल नोट्स दिए हैं जिसमें उन्हीं की बातों को सरल शब्दों में समझाया गया है। साथ ही किसी पैराग्राफ से संबंधित कोई खास जानकारी भी हमने इन्हीं पर्सनल नोट्स में समझाई है। तो इस लेक्चर में जहाँ भी पर्सनल नोट का जिक्र आए आप इन बातों का ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं सोरा और डेफिशिएंसी। पिछले 100 सालों से भी अधिक समय से डॉक्टर हैनीमैन की सोरा थ्योरी की आलोचना की गई है, समीक्षा की गई है और इस पर शोध किए गए हैं। डॉक्टर रॉबर्ट्स कहते हैं कि जिस विचारधारा पर चलते हुए डॉक्टर हैनीमैन सोरा थ्योरी तक पहुँचे उसका उतनी ही बारीकी से अनुसरण करना संभव नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि उन्होंने खुद ये कहा है कि सोरा मायाज़म को क्लासिफाई करने में उन्हें भी वर्षों लग गए थे। उनकी ये थ्योरी और इसके पीछे की रीजनिंग कितनी सटीक है और कितनी क्लियर है, इसे प्रूव करने के लिए वैसे तो पर्याप्त मात्रा में लिखा जा चुका है, फिर भी आलोचना करने वालों को कौन रोक पाया है। तो अगर आधुनिक विज्ञान का सहारा लेकर कुछ नए तर्क उभर कर आएँ जो इस थियोरी पर चोट करते हैं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। तो चलिए हम भी सोरा थ्योरी को आधुनिक ज्ञान की नज़र से जांचते हैं। पर्सनल नोट, यहाँ डॉक्टर रॉबर्ट्स कहना चाह रहे हैं कि जब क्रिटिसाइज़ करने वाले मॉडर्न साइंस का सहारा लेकर सोरा थ्योरी के विरोध में तर्क इकट्ठा कर सकते हैं तो क्यों ना हम भी मॉडर्न साइंस के उन पहलुओं को एक्सप्लोर करें जो सोरा थ्योरी को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, साथ ही उसका बेटर एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। सोरा मायाज़म के जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं ये हम पिछले चैप्टर में जान चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बेहतर होगा आप पहले उस चैप्टर से समझ लें कि सोरा के बेसिक सिम्टम्स क्या होते हैं, सोरिक सिम्टमेटोलॉजी क्या होती है, ताकि आप इस चैप्टर में जो बताया जा रहा है उसे अच्छी तरह से ग्रैस्प कर सकें। आगे डॉक्टर रॉबर्ट्स कहते हैं कि सोरिक सिम्टमेटोलॉजी में बहुत से सिम्टम्स इन्फ्लेमेशन और फंक्शनल डिस्टर्बेंस से रिलेटेड मिलते हैं। चलिए अब डॉक्टर बोनिंगहॉसन की एंटीसोरिक रेमेडीज़ की लिस्ट देखते हैं और अपनी सोरा और डेफिशिएंसी की इस थियोरी को उसी तरह प्रूव करने की कोशिश करते हैं जैसे मैथ्स में किसी थियरम को प्रूव किया जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS। क्यों यहाँ हमने डॉक्टर बोनिंगहॉसन की ही एंटीसोरिक रेमेडीज़ की लिस्ट पर फोकस किया है? इसलिए क्योंकि ये लिस्ट डॉक्टर हैनीमैन के जीवन काल में ही पब्लिश हुई है और तब से अब तक सोरिक कंडीशंस के लिए ये सक्सेसफुली यूज़ की गई हैं, यानी उनकी ऑथेंटिसिटी और सक्सेस रेट पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो ये रही एंटीसोरिक रेमेडीज़ की लिस्ट। इनमें से 16 रेमेडीज़ निश्चित रूप से वेजिटेबल ग्रुप की हैं, एक रेमेडी साफ तौर पर एनिमल ग्रुप की है और बाकी 33 रेमेडीज़ केमिकल एलिमेंट्स से बनी हुई हैं, या यूँ कहें कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनी है, यानी कार्बन से बनी है। केवल 3 रेमेडीज़ ऐसी हैं जो उन एलिमेंट्स से बनी है जिनका वेट हमारे शरीर में पाए जाने एसेंशियल एसेंशियल एलिमेंट्स से ज़्यादा है। वो है बेराइटा, प्लैटिनम और ऑरम। अब क्योंकि ये रेमेडीज़ ज़्यादा एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट से बनी हुई हैं तो हमारा ऐसा सोचना भी स्वाभाविक है कि ये तो एंटीसिफिलिटिक रेमेडीज़ की क्लास से ज़्यादा संबंध रखती हैं और एंटीसोरिक रेमेडीज़ के रूप में ये तब काम आती है जब सोरिक कंडीशन वेनेरल मायाज़म के साथ मिक्स्ड हो। प्योर सोरिक कंडीशंस के लिए इनकी उपयोगिता क्वेश्चनेबल हो सकती है। इसलिए अब थोड़ी देर के लिए इन 3 रेमेडीज़ को हम इस लिस्ट से हटा देते हैं क्योंकि हमें इनके प्योरली एंटीसोरिक होने पर डाउट है और फिर अपनी सोरा और डेफिशिएंसी की हाइपोथेसिस को आगे बढ़ाते हैं।
बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेटर्स ने हमारे शरीर में पाए जाने वाले लगभग 30 एलिमेंट्स खोजे हैं और इस बात की पुष्टि भी की जा चुकी है कि इनमें से ज़्यादातर हमारे शरीर के फिजिकल कंस्ट्रक्शन के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल हैं। आयोडीन, जिसका एटॉमिक नंबर 53 है, ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले एलिमेंट्स में से सबसे भारी एटॉमिक वेट वाला एलिमेंट है। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, एंटीसोरिक रेमेडीज़ की लिस्ट में केवल 3 ऐसी मेडिसिन्स हैं जो आयोडीन से भारी एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट्स से बनी हैं। कई सारे सोर्सेज से जानकारी इकट्ठा करके हमने उन एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई है जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। गौर करने की बात यह है कि ये सारे एलिमेंट्स केवल शरीर के कंस्ट्रक्शन में ही काम नहीं आते, यानी ये केवल शरीर का फ्रेमवर्क बनाने वाले ऑर्गन्स में ही नहीं पाए गए हैं। पर्सनल नोट, डॉक्टर रॉबर्ट्स कहना चाह रहे हैं कि ये सारे एलिमेंट्स केवल हमारे शरीर के कंस्ट्रक्शन में काम नहीं आते, बल्कि शरीर के बहुत से फंक्शंस में भी इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। खैर, ये सारे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 53 एलिमेंट्स में से हैं, जो इस प्रकार हैं। मोर्स, जो एक बायोकेमिस्ट थे, बताते हैं कि ऐसा देखा गया है कि हमारे शरीर में कोई भी इनर्ट एलिमेंट जैसे कि आर्गन नहीं पाया जाता। यहाँ फुटनोट में उन्होंने लिखा है कि जब हम सांस लेते हैं तब हवा में घुली ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस भी हमारे लंग्स के अंदर आती हैं, क्योंकि ये गैसेस भी हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। लेकिन ये दोनों ही हमारे शरीर के स्ट्रक्चर या फंक्शन में कोई भूमिका नहीं निभाते। फुटनोट यहाँ खत्म होता है। आगे मोर्स कहते हैं, हमारे शरीर में वो एलिमेंट्स भी नहीं पाए जाते जो रेडियो एक्टिव हैं या जिनका लगातार डीकम्पोजिशन होता रहता है। और एटॉमिक वेट की बात करें तो आयोडीन से ज़्यादा एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट्स भी नहीं पाए जाते। इसलिए हैवी एलिमेंट्स जैसे कि लेड और नोबल मेटल्स शरीर में नहीं पाए जाते। ऐसा क्यों होता है? इसके 2 तरह के एक्सप्लेनेशंस दिए जा सकते हैं। पहला, कि जब ह्यूमंस का इवोल्यूशन हो रहा था तब केवल आयोडीन और उससे कम एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट्स ही इवॉल्व हुए होंगे, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं लगता। दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि क्योंकि लाइटर एलिमेंट्स पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं और हैवियर एलिमेंट्स पृथ्वी के केंद्र की तरफ अंदरूनी परतों पर पाए जाते हैं, तो जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हो रहा था तब सतह पर ये लाइटर एलिमेंट्स ही अवेलेबल थे जिनका शरीर के विकास के लिए उपयोग किया जा सकता था। यहाँ मोर्स की बात समाप्त होती है। अब डॉक्टर रॉबर्ट्स कहते हैं कि इसका मतलब आर्गन और नाइट्रोजन भी हमारे लंग्स में पाए तो जाते हैं, और क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट की इन्फिनिटेसिमल पावर की रेंज लेबोरेटरी एनालिसिस के बियॉन्ड होती है, तो यदि अब तक बायोकेमिस्ट आर्गन और नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं जान पाए हैं, तब भी हम ये नहीं कह सकते कि ह्यूमन इकोनॉमी में ये कोई भूमिका नहीं निभाते। यानी एक तरह से हम आर्गन और नाइट्रोजन को भी ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की लिस्ट में डाल सकते हैं। इसी तरह हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिस्ट्रक्टिव पावर को भी जानते हैं और समझ सकते हैं कि शरीर के निर्माण में इन्हें इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव हैं। इनका ये डिस्ट्रक्टिव नेचर सिफिलिटिक मायाज्म के डिस्ट्रक्टिव नेचर से समानता रखता है, इसलिए इन्हें एंटीसिफिलिटिक की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। बहरहाल, हम यहाँ सोरा और डेफिशिएंसी की अपनी हाइपोथेसिस में केवल उन एलिमेंट्स की चर्चा कर रहे हैं जो मूलतः कंस्ट्रक्टिव नेचर रखते हैं, चाहे वे अपने सिंपल फॉर्म में हों या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन में हों। तो हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि चाहे हम सोरिक डिसऑर्डर कहें या डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ये दोनों एक ही हैं, या फिर यदि ये दोनों बिल्कुल एक समान नहीं हैं तो भी ये तो हमें मानना पड़ेगा कि सोरिक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेफिशिएंसीज को टारगेट करना और करेक्ट करना एक की एलिमेंट हो सकता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर और गहरे शोध किए जाने चाहिए। इस बात पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि जब हमारा शरीर कुछ ज़रूरी पोषक तत्वों को ठीक तरह से एसिमिलेट करने में असमर्थ होने लगता है, तब सोरिक मायाज्म को पनपने के लिए एक बैकग्राउंड मिलता है। पर्सनल नोट, जब डॉक्टर रॉबर्ट्स कहते हैं कि जब शरीर एसेंशियल एलिमेंट्स का प्रॉपर एसिमिलेशन नहीं कर पाता
तभी सोरिक टेंट को शरीर में पनपने का एनवायरनमेंट मिलता है। तो एक स्वाभाविक सा सवाल ये भी उठता है कि क्या इम्प्रॉपर एसिमिलेशन की वजह से सोरा को डेवलप होने का मौका मिलता है, या सोरिक टेंट की वजह से ही एसिमिलेशन में गड़बड़ी शुरू होने लगती है। ये भी एक विचार करने योग्य विषय है। फिलॉसफी जहाँ आपके कई सवालों का जवाब देती है, वहीं आपके मन में कई नए सवाल भी पैदा करती है। तो इसे पढ़ने के दौरान चौकन्ने रहें और अपने लॉजिक का बटन ऑन रखें। आगे डॉक्टर रॉबर्ट्स कहते हैं कि हालांकि हम ये भी देखते हैं कि जिन लोगों में फूड एसिमिलेशन की प्रक्रिया प्रॉपरली चल रही है, यानी जो अदरवाइज हेल्दी हैं, उनमें सोरिक सिम्टम्स को डेवलप करने के लिए इमोशनल स्ट्रेस और दूसरे तरह के स्ट्रेस भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर भी हम पाते हैं कि इससे हमारे सोरा और डेफिशिएंसी की थियरी वेरीफाइड हो ही जाती है। कैसे? एक उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई पेशेंट चेस्ट कंप्लेंट लेकर आता है जिससे उसमें बहुत से फंक्शनल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसकी हिस्ट्री ट्रेस आउट करने पर हमें अक्सर इम्प्रॉपर ब्रीदिंग हैबिट्स देखने को मिलती है। और इसके पीछे कारण भी अक्सर वही होता है, या तो इमोशनल स्ट्रेस की वजह से उसकी नॉर्मल ब्रीदिंग रिदम डिस्टर्ब्ड होती है, या फिर उसे ऐसी जगह में लंबे समय तक रहना पड़ रहा है जहाँ खुली हवा नहीं है और उसके शरीर को मजबूरन कम ऑक्सीजन वाली हवा से काम चलाना पड़ रहा है, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बॉडी को अडॉप्ट करना पड़ रहा है। अडॉप्टेबिलिटी वैसे तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी खूबी है। ये हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती है। लेकिन यदि शरीर को लगातार अननेचुरल और अनहेल्दी कंडीशंस में रहना पड़े तो शरीर किसी तरह खुद को जिंदा तो रख लेता है, लेकिन उसे ऑप्टिमल हेल्थ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और तरह तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, जिन्हें डॉक्टर हैनीमैन सोइक मायाज़म कहकर डिस्क्राइब करते हैं। बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स जिन बॉडी एलिमेंट्स के बारे में सबसे अच्छी तरह से जानकारी इकट्ठा कर पाए हैं वो हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, जिंक, आर्सेनिक और आयोडीन। शरीर में इनकी छोटी सी छोटी मात्रा को भी सटीकता से जांचा जा चुका है। जैसे आर्सेनिक की मात्रा थायराइड और ब्रेन में 6 डेसिमल की सटीकता से, यानी 0.000000 तक की एक्यूरेसी के साथ, और लिवर में 0.0000019 तक की एक्यूरेसी के साथ खोजी जा चुकी है। इन एलिमेंट्स का शरीर में कंस्ट्रक्टिव रोल क्या है ये पता करना फिर भी आसान है। जैसे कैल्शियम, हम सब जानते हैं कि बोन्स के कंस्ट्रक्शन में इसकी खास भूमिका है, लेकिन इस कंस्ट्रक्टिव फंक्शन के अलावा भी इसकी शरीर के कई दूसरे फंक्शंस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैग्नीशियम, ये हमारे शरीर में लगभग सभी जगह पाया जाता है। लंग्स, ग्लैंड्स, ब्रेन, मसल्स और मस्कुलर ऑर्गन्स जैसे हार्ट में, इन सभी जगह में ये कितनी मात्रा में पाया जाता है इसे भी काफ़ी सटीकता से पता लगाया जा चुका है। लेकिन हम इस फैक्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जब एनिमल्स को ऐसी डाइट दी जाती है जिसमें मैग्नीशियम नहीं है तो इससे उनमें कन्वर्जन्स आने लगते हैं? या ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि टिन, जो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है हमारी जीभ में और हमारे ब्रेन में, और इसका होना हमारे टेस्ट सेंसेशन के लिए बहुत ज़रूरी है? या फिर ये कि हमारी पैनक्रियाज में जब निकल और कोबाल्ट की कमी होती है तो कैसे डायबिटीज़ का डेवलपमेंट होने लगता है? हमारे शरीर के लगभग हर टिश्यू में मैग्नीज आयरन के साथ साथ पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने ये खोज लिया है कि एनिमल्स में मैग्नीज के स्टार्वेशन से मेल्स में स्टर्लिटी और फीमेल्स में मातृत्व की भावना का अभाव हो जाता है। इस मैटर्नल इंस्टिंक्ट के ना होने से माँ अपने नवजात बच्चे पर ध्यान नहीं देती, जिससे कुछ ही घंटों में बच्चे की मृत्यु हो जाती है। मैककोलम, जो एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं, बताते हैं कि ऐसी कंडीशंस के लिए जब 1% मैग्नीज का 5000वां हिस्सा डाइट में मिलाकर दिया गया तो ये सारी एबनॉर्मेलिटीज़ ठीक हो गई। पर्सनल नोट,
यहाँ हम मैकोलम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये कौन है और किस लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ये नाम बार बार इस चैप्टर में आने वाला है। तो मैकोलम एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने न्यूट्रिशन और विटामिन्स के क्षेत्र में अनोखे योगदान दिए हैं। उन्हें विटामिन ए और विटामिन डी की खोज के लिए जाना जाता है, जिसने दुनिया भर में न्यूट्रिशन और डाइटरी डेफिशिएंसी की समझ को बदल कर रख दिया। ये अपनी तरह की पहली खोज थी। 1913 में मैकोलम ने एक फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट की पहचान की जो चूहों में ग्रोथ के लिए एसेंशियल था। उनकी खोज से हमें नाइट ब्लाइंडनेस जैसी डिसीजेस को प्रिवेंट करने में और ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में विटामिन्स की भूमिका का पता चला। इसके बाद विटामिन डी पर उनके शोध से बच्चों में रिकेट्स को प्रिवेंट करने में विटामिन डी के महत्व का पता चला। मैकोलम की ये पायनियरिंग रिसर्चेस ही मॉडर्न न्यूट्रिशनल साइंस का आधार बनी और साथ ही पूरी दुनिया में पब्लिक हेल्थ में सुधार करने में मदद मिली। अब चैप्टर में आगे चलते हैं। फिर रेमन और माइनर्ट्स हमें बताते हैं कि यदि ऐसे केसेस में हम मैग्नीज की माइन्यूट डोज न देकर यदि मॉडरेट डोज देते हैं, वो भी लंबे समय तक, तो इससे इन एलिमेंट्स के ब्लड में या टिश्यू में मैग्नीज के लेवल में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया, ना ही इससे उनमें कोई पैथोलॉजिकल सिम्टम डेवलप हुआ। पर्सनल नोट, ये उदाहरण रेमेडीज़ के पोटेंटाइजेशन के इम्पॉर्टेंस को भी बताता है। जब मैग्नीज की मॉडरेट क्वांटिटी लंबे समय तक दी गई तो इससे बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन जब 1% मैग्नीशियम का 5000वां हिस्सा दिया गया, केवल तभी मैग्नीज का क्यूरेटिव इफेक्ट दिखाई दिया। यहाँ आर्न्ट शुल्ज लॉ भी रीप्रूव होता है, जिसके अनुसार स्मॉल डोज स्टिमुलेट, मॉडरेट डोज हैज़ न्यूट्रल इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग डोज सप्रेसेस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग डोज किल्स। चैप्टर में आगे चलते हैं तो कंपैरेटिवली शरीर में इन एसेंशियल एलिमेंट्स की कंस्ट्रक्टिव रोल का पता करना आसान होता है, लेकिन जैसा कि हमने मैग्नीज के केस में जाना, इनकी माइन्यूटेस्ट क्वांटिटी के हमारे शरीर पर जो सूक्ष्म प्रभाव होते हैं, जिन्हें हम पोटेंशियल इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं, इन्हें पता करना मुश्किल है। और यही हमारी सोरा और डेफिशिएंसी की थियोरी का मुख्य आधार है। दूसरे शब्दों में, किसी एसेंशियल एलिमेंट्स की प्रोलॉन्ग्ड मॉडरेट ओवरफीडिंग से या थोड़ी बहुत कमी के कारण शरीर में सोरिक सिम्टम्स डेवलप नहीं होने लगते, बल्कि उस एलिमेंट के माइन्यूटेस्ट अमाउंट के जो सब्टल फंक्शंस हैं, जब उनमें डिस्टर्बेंस होता है, तब हमें अलग अलग सेंसेशन वाले सिम्टम्स मिलते हैं। और इन्हीं माइन्यूट क्वांटिटी और सब्टल फंक्शंस के एरिया में हमें एसेंशियल एलिमेंट्स और एंटीसोरिक रेमेडीज़ के बीच का कनेक्शन मिलता है, क्योंकि सोरिक कंडीशंस ज़्यादातर फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस ही पैदा करती हैं और मुख्य रूप से नर्वस और इमोशनल प्लेन पर ही काम करती हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि सोरिक कंडीशंस बेसिकली ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ शरीर एसेंशियल एलिमेंट्स का या तो प्रॉपर एसिमिलेशन नहीं कर पा रहा, या फिर शरीर को एसेंशियल एलिमेंट्स की सही मात्रा सप्लाई नहीं की जा रही। पर्सनल नोट, लेकिन वो सवाल वहीं खड़ा है, पहले क्या आया, फंक्शनल डिस्टर्बेंस या सोरा? अब हम एसेंशियल एलिमेंट्स के कंस्ट्रक्टिव रोल्स और फंक्शनल रोल्स का कंपैरिजन करेंगे। कंस्ट्रक्टिव रोल लैब टेक्निक द्वारा पता किए गए हैं और फंक्शनल रोल होम्योपैथिक पोटेंसीज की प्रूविंग के द्वारा पता किए गए हैं। चलिए एक बार फिर से मैग्नीशियम को स्टडी करते हैं। एक और जहाँ रेमंड और माइनट ने पाया कि मैग्नीज हमारे शरीर के सारे टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है और सबसे ज़्यादा लिवर में पाया जाता है। हमने जाना था कि मैग्नीज हर टिश्यू में आयरन के साथ पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ब्लड में भी मैग्नीज और आयरन साथ साथ पाए जाते हैं। वहीं होम्योपैथिकली एनीमिक कंडीशंस में मैग्नीशियम रेमेडी काफ़ी अच्छा इफेक्ट रखती है, जहाँ सिम्टोमेटिकली इसके इंडिकेशंस होते हैं। एक और हमने लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस के ज़रिए ये जाना कि मैग्नीज की डेफिशिएंसी से मैटर्नल इंस्टिंक्ट चली जाती है। दूसरी ओर डॉक्टर क्लार्क की मटीरिया मेडिका में वो पहला मेंटल सिम्टम बताते हैं, पीविशनेस एंड टेसिटर्निटी विद कंसंट्रेशन इन सेल्फ। हालांकि मैग्नीज की ड्रग प्रूविंग में टिपिकल स्टर्लिटी जैसे सिम्टम्स का अब तक कोई प्रूफ नहीं है,
फिर भी डॉक्टर क्लार्क एक सिम्टम बताते हैं, सेंसेशन ऑफ वीकनेस इन मेल जेनिटल ऑर्गन्स। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बोहाइड्रेट की हमारी डाइट में क्या वैल्यू है, इसके बारे में मैकोलम कहते हैं, हमारी इंटेस्टाइन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के दौरान सारे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। ग्लूकोज एक ऐसी शुगर है जो ब्लड में हमेशा प्रेजेंट होती है। हालांकि ब्लड में उसका रेशियो 1000:1 ही होता है, यानी 1000 पार्ट ऑफ ब्लड में 1 पार्ट शुगर। शुगर ही हमारे शरीर का प्रिंसिपल फ्यूल है, जिसे बर्न कर मसल्स एनर्जी बनाती हैं, जिसका इस्तेमाल मस्कुलर वर्क के लिए होता है और जिसकी गर्मी से शरीर का तापमान स्थिर रहता है। डॉक्टर रॉबर्ट्स कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही कार्बन एलिमेंट हमारे शरीर में पहुंचता है और एब्जॉर्ब होता है। ये कार्बन का फिजियोलॉजिकल स्फीयर है। अब हम इसका रोल एंटीसोरिक रेमेडीज़ में देखते हैं। डॉक्टर बॉर्निंघॉसन की लिस्ट में जिन कार्बन रेमेडीज़ को हम पाते हैं वो हैं अमोनियम कार्ब, बेराइटा कार्ब, कैलकेरिया कार्ब, कार्बो एनिमैलिस, कार्बो वेजिटेबलिस, ग्रेफाइटिस, काली कार्ब, मैग्नीशियम कार्ब, नेट्रम कार्ब और सीपिया। इन सब रेमेडीज़ में कार्बन एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लुएंस है, हालांकि ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। इस लिस्ट में सीपिया का होना मटीरिया मेडिका के आम स्टूडेंट को अजीब लग सकता है, लेकिन एक होम्योपैथिशियन के लिए सीपिया एक एनिमल कार्बन है। हालांकि हम मानते हैं कि बैरियम, क्योंकि एक हैवी वेट एलिमेंट है, इसलिए मुख्यतः एंटीसिफिलिटिक ग्रुप का सदस्य है, पर बेराइटा कार्ब कार्बन फैमिली से जुड़ा हुआ है, जो इसे एंटीसोरिक रेमेडीज या डेफिशिएंसी ग्रुप का हिस्सा बनाता है। कार्बो एनिमैलिस और कार्बो वेज कार्बन एलिमेंट के एकदम क्लियर कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेशंस देते हैं, और यदि इनके सिम्टम्स को समराइज करें तो जो कंडीशन हमें मिलती है वो है बर्न्ड आउट। इस बर्न्ड आउट एनर्जी को लैक ऑफ बॉडी हीट एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ के रूप में देखा जा सकता है। चाहे इसकी वजह एक्सेसिव लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड हो या इमोशनल, मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस हो, बर्न्ड आउट कंडीशन हर कार्बन कॉम्बिनेशन की रेमेडी में रेड लाइन की तरह देखी जा सकती है। कार्बन फैमिली की हर रेमेडी के हर स्फीयर ऑफ एक्शन में मेंटल, मॉरल और फिजिकल फील्ड में यही सिम्टोमेटोलॉजी पाई जाती है। एक और कैल्शियम हमारी बोन्स का एक एसेंशियल एलिमेंट है, साथ ही हमारे ब्लड का एक छोटा सा लेकिन कांस्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है। दूसरी ओर होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में कैलकेरिया ग्रुप को स्क्रोफुलस कंडीशन के लिए भी इंडिकेट किया गया है और रिकेटी चिल्ड्रन के लिए भी इंडिकेट किया गया है, जिनमें लार्ज हेड और ओपन फंटानेल्स होते हैं। साथ ही दूसरे फंक्शनल सिम्टम्स होते हैं जो सोरिक कंडीशन को इंडिकेट करते हैं। मैकोलम कहते हैं कि केवल भोजन में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम ले लेना काफ़ी नहीं, कैल्शियम से भरपूर डाइट ले रहे बच्चों में भी रिकेट्स डेवलप हो जाता है यदि उन्हें पर्याप्त मात्रा में सनलाइट और विटामिन डी नहीं मिल रहा हो। ये आखिरी कुछ शब्द कि पर्याप्त मात्रा में सनलाइट और विटामिन डी नहीं मिल रहा हमें सोचने पर मजबूर करते हैं डॉक्टर हैनीमैन के उस कमेंट के बारे में जिसमें उन्होंने सोरा के डेवलपमेंट के बारे में कहा था कि अननेचुरल और अनहैप्पी सराउंडिंग्स हमारी वाइटल एनर्जी के लिए एक्सट्रीमली डेंजरस है। ये था एसेंशियल एलिमेंट्स के कंस्ट्रक्टिव और फंक्शनल रोल का कंपैरिजन। अब यह ज़रूरी नहीं कि हम सारी एंटीसोरिक रेमेडीज़ की सिम्टोमेटोलॉजी को एसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी से पैदा होने वाले सिम्टम्स से कंपेयर करें। ये प्रूव करने के लिए कि सोरिक कंडीशन की सिम्टोमेटोलॉजी और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स की सिम्टोमेटोलॉजी क्लोजली रिलेटेड हैं, क्योंकि कोई भी विचारशील स्टूडेंट इसके आगे की कंपैरिजन खुद कर सकता है और इसे मटीरिया मेडिका से वेरीफाई भी कर सकता है। आज के समय में हम शायद ही कोई ऐसा पेशेंट देखेंगे जिसे किसी भी तरह का इमोशनल या इकोनॉमिक स्ट्रेस ना हो, जो सिंपल और नेचुरल सराउंडिंग्स में रहता हो, जो ज़्यादातर समय बंद कमरों में नहीं बल्कि बाहर खुले आसमान में बिताता हो, या जो बिना किसी मिलावट वाला ऑर्गेनिक फूड खाता हो। लेकिन यदि हमें ऐसा कोई पेशेंट मिलता है तो हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि प्रॉपर कंडीशंस में ह्यूमन इकोनॉमी बीमारियों से लड़ने में कितनी समर्थ हो सकती है।
ये हमें मॉडर्न लाइफ के स्ट्रेस और सोरा के बीच के कनेक्शन के बारे में सोचने का एक नया दृष्टिकोण देता है। हमने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि सोरिक कंडीशन के डेवलपमेंट के पीछे इमोशनल स्ट्रेस एक बड़ा कारण है। ऐसी कंडीशंस जहां हम नेचुरल और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस करने के लिए पर्याप्त मात्रा में रिलैक्स ही नहीं हो पाते। हर रोज़ की भाग दौड़ और जल्दबाजी के चलते हमारी नेचुरल ब्रीदिंग रिदम डिस्टर्ब रहती है और हम अपने एक्सक्रीटरी फंक्शंस को भी सप्रेस करते रहते हैं। सोशल डिमांड्स के चलते अपने नेचुरल पर्सपायरेशन को भी सप्रेस करते हैं और कांस्टेंट एंजाइटी के चलते हमारा शरीर प्रॉपर रेस्ट और स्लीप नहीं ले पाता। ये सारी कंडीशंस हमारे स्पिरिट, माइंड और बॉडी के डेलिकेट सिस्टम्स को असंतुलित करते हैं, ख़ास तौर पर यदि इसके साथ कुछ इनहेरिटेड टेंडेंसीज भी हों और यदि इस पॉइंट पर हम अपने यही सारे सप्रेशंस, एबनॉर्मल टेंडेंसीज और स्पिरिट, माइंड और बॉडी का इम्बैलेंस अपनी नेक्स्ट जनरेशन यानी अपने चिल्ड्रन में पास ऑन करते हैं, तो हम उनके लिए किस तरह के फ्यूचर की उम्मीद करते हैं? एक ऐसा फ्यूचर जहां उनमें नेचुरल सोर्सेज से एसेंशियल एलिमेंट्स लेने की क्षमता ही ना हो, जिससे वो कभी एक हेल्दी बॉडी विकसित ही ना कर पाए। इस तरह की रॉन्ग लिविंग कंडीशंस के चलते इनहेरिटेड डिसीज टेंडेंसीज का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, जिसे डॉक्टर हैनीमैन ने सोरिक टेंट कहा है। सोरिक मैनिफेस्टेशन की ये टेंडेंसी चाहे इम्प्रॉपर एसिमिलेशन की वजह से होती हो या लैक ऑफ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन की वजह से, नतीजा वही होगा। जब तक हम जीने का हेल्दी और नेचुरल तरीका नहीं अपनाते और साथ ही पोटेंटाइज्ड रेमेडीज़ की मदद से इन सप्रेशंस और माल एडजस्टमेंट्स को नहीं हटाते। तो ये था चैप्टर सोरा और डेफिशिएंसी। फिलॉसफी के और भी चैप्टर समझने के लिए देखिए ये प्लेलिस्ट और हम जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।